आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के 11वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस भाग का शीर्षक है विरोधियों का विरोध। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद ये आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर ये आशा पूरी न हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था और अभी सुचित्त से बैठने भी न पाए थे कि फिर वही दांता किलकिल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सिर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज, हुजूर जान बख्शी होए तो कहूं। अमृत राय, शौक से कहो। महाराज, ऐसा न हो कि आप रिसहे हो जाएं। अमृत राय, बात तो कहो। महाराज, हुजूर डर लगता है। अमृत राय, क्या तनख्वाहें बढ़वाना चाहते हो? महाराज, नहीं सरकार। अमृत राय, फिर क्या चाहते हो? महाराज, हुजूर हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अमृत राय, क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज, हां सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। अमृत राय, क्यों? अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? महाराज, नहीं सरकार, अब हम घर को जाइब। अमृत राय, अगर तुमको यहां कोई तकलीफ हो तो ठीक ठीक कह दो। अगर तनख्वाह कहीं और इससे ज्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो। महाराज, हुजूर तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा। अमृत राय, फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। महाराज, अब सरकार मैं आपसे क्या कहूं। यहां तो ये बातें हो रही थीं, उधर चम्मन और रम्मन कहार और भगेलू और दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आजे है। चम्मन, आगे आगे तुम चलो। भगेलू, हमसे आंगू न चला जे है। चम्मन, तब कौन आंगू चले? भगेलू, हम के का बताई। रम्मन, कोई न चले आंगू तो हम चले थे। दुखी, तय एक बात कहन है, न कोई आंगू चले न कोई पीछू। चम्मन, फिर कैसे चला जाए? भगेलू, सब साथ साथ चलें। चम्मन, तुम्हार कपार। भगेलू, साथ चले में कौन हरज है? चम्मन, तब सरकार से बतियाए कौन? भगेलू, दुखी का खूब बतियाव आवत है। दुखी, अरे राम रे, मैं उनके ताई न जय हूं, उनका देख के मौका मुतास हो आवत है। भगेलू, अच्छा कऊ न चले तो हम आंगू चलत है। सबके सब चले। जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया। चम्मन, ठाणे काहे हो गए, चले चलो। भगेलू, अब हम न जावे, हमारा तो छाती धड़कत है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको साय साय बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हियाव छूट गया, सिर नीचा करके बोला, हुजूर ये सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृत राय, क्या कहते हैं? ये सब तो बोलते ही नहीं। भगेलू, कहारों से,
तुमको जौन कुछ कहना होए सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नहीं कहा था? तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है? अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हां कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम 5 रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब ये सब फिर अपनी कोठरी में आए तो यों बातें करने लगे। चम्मन, भगेलुआ बड़ा बूदा है। रम्मन, असरीस लागत रहा कि खाए भरे का देई। दुखी, वहां जाए कि ठकुर सुहाती करे लगा। भगेलू, हमसे तो उनके सामने कछु कहे न गवा। दुखी, तब काहे को यहां से आगे आगे गवा रहो? इतने में सुखई कहार लकड़ी टेकता खांसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहन? दुखी, सरकार के सामने जाए कि सब गूंगे होए गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू, सुखई दादा तुमने आप करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़न आए? सुखई, हम तो तुमसे पहले कह दीन कि यहां नौकरी छोड़ी के सब जने पछते हो, अस भल मानुस कहूं न मिले। भगेलू, दादा तुम बात लखा रुपया की कहत हो। चम्मन, एमा कौन झूठ है, अस मनई कहाँ मिले? रम्मन, आज 10 बरस रहत भय, मुदा आदि बात कबहू नहीं काहन। भगेलू, रीस तो उनके देह में छू नहीं गए, जब बात करत है हंसकर। चम्मन, भैया हमसे को कहत कि तुम 20 कलदार लेव और हमारे यहां चल के काम करा, तो हम सरकार के छोड़ के कहूं न जाइत, मुदा बिरादरी की बात ठहरी, हुक्का पानी बंद हुई गवा तो फिर कह के द्वारे जैब। रम्मन, यही डर तो जान मारे डारत है। चम्मन, चौधरी आज कह गए हैं कि आज इनके यहां काम न छोड़ दे हो तो टाट बाहर कर दी जाए हो। सुखई, हम एक बेर कह दीन कि पछते हो, जस मन में आवे करो। 8 बजे को जब बाबू अमृत राय सैर करके आए तो कोई टमटम थामने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा, मगर किसी की आहट न पाई। महाराज कहार साइस सभी चल दिए, यहां तक कि जो साइस उनके साथ था वो भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, ये सब के सब कहाँ चले गए? सुखई खांस कर, सब छोड़ गए, अब काम न करेंगे। अमृत राय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सबों ने क्यों छोड़ दिया? सुखई, मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहां काम मत करो। अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरोधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब ये ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर, इसे आप कष्ट कहते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग सूंबी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलोले करने लगा। आओ देखा न ताओ, कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही, मगर कौन सुनता है, और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको ये न करने दूंगा। पूर्णा भी प्रीत के नशे में बेसुध होकर बोली, मैं न मानूंगी। अमृत राय, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी? अमृत राय, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा, वाह, ऐसे सस्ते में न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी? पूर्णा, वाह, हंसकर, भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत, और कुछ न मिलेगा? पूर्णा, ठंडा पानी पी लेना। अमृत रिसियाकर, कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा, बस अब कुछ न मिलेगा।
यहां अभी यही बातें हो रही थीं कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। ये दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृत राय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे ये दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वो इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था, और वे दोनों केवल जबानी बकवास करने वाले नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वो दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्त्रों रुकावटों और बाधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था, और लक्ष्मी के माँ बाप, जो आगरे के प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही निकल आए और मुस्कराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ, ये आपके यहां सन्नाटा कैसा? कुछ ना पूछो भाई। जीवननाथ, आखिर वे दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए? अमृत राय, सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहां से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए, यहां भी वो ढंग है। अमृत राय, क्या तुम लोगों के यहां भी यही हाल है? प्राणनाथ, जनाब, इससे भी बदतर। कहार सब छोड़ भागे। जिस कुएं से पानी आता था वहां कई बदमाश लट्ठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गरद झाड़े। जीवननाथ, अजी वो तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय, आखिर अब क्या किया जाए? नौकरों बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवननाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मांज सकते? अमृत राय, अजी अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं। 2 नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूं, वहां से 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवननाथ, ये तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले? अमृत राय, बस आज ही यहां उठाओ, चटपट। जीवननाथ, ये तो ठीक नहीं, और फिर यहां इतनी जगह कहाँ है? अमृत राय, जगह तो यहां इतनी है कि आप जैसे 1 दर्जन आदमी चैन से रह सकते हैं। जीवननाथ, भाभी साहब से भी तो सलाह ले लीजिए। अमृत राय, वो दिल से राजी हैं, कई बेर कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है, ये खबर सुनकर फूली न समाएंगी। जीवननाथ, अच्छा, अपने यहां तो टोह लूं? प्राणनाथ, आप भी आदमी हैं या घनचक्कर? यहां टोह लूं वहां टोह लूं, भलमनसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो, दोनों प्राणियों को यहां लाकर बैठा दो, नहीं तो जाओ टोह लिया करो। अमृत राय, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवननाथ, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से ये समाचार कहा। ये सुनते ही प्रसन्न हो गई और मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ कराए, उनमें मेज कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगीं। रामकली पहले जरा झेंपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाव भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई में गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह के सालन, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था। यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खानों के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी थे, मगर वो भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वो आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा लिया करते थे। बनिया चालाक था, बुढ़ऊ को खूब दस्तूरी देता, मगर 100 रुपए में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने
सब रईसों को फांस रखा था। सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टोकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाओ घूरे, कुछ सौदा सुलफ तो दो। मगर देरी न लगे, और हर बेर तो घूरे हंसकर सुखई को तमाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता। मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहां सौदा नहीं है। सुखई, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ, बहुत टेंटे न करो। सुखई, कुछ भांग वांग तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुखई हैं। घूरे, अजी तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुखई, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूं। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहां भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुंचा, यहां भी वही दुत्कार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया। आखिर झक मारकर मुंह लिए लौट आया और सब समाचार कहा। मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले। बिल्लो ने कहा, अब कि मैं जाती हूं, देखूं कोई कैसे सौदा नहीं देता। मगर वो हाथे से ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वो उसके साथ हो लिया और जिस दुकान पर बिल्लो गई वो भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े रहेंगे तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को ताड़ दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे। 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिसमें एक कश्मीरी महाराज भी था। दूसरे दिन ये सब आ पहुंचे। सबके सब पंजाबी थे, जो ना तो बिरादरी के गुलाम थे और ना जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दांव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया जो कई महीनों को काफी था। जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि न पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वो तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है, एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा देहातों के राजपूत ठाकुर और भुइंयार थे, जो या तो अविद्या की काल कोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब ये सब ऊट पटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चटेक राण को घर में बिठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था? किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उनके मुवक्किलों में फैलीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा। जहां मारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहां तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब बंगाली बाबू थे। अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वो अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में ये सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं। सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे और साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रण्य बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय ने भी हंस हंसकर उनकी बातों का जवाब दिया। इस बीच में कई वकील और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वो चले तो साहब ने कुर्सी से उठकर हाथ मिलाए और जरा जोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा।
आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यों गलचौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लट्ठ हाथ में लिए, आज जज साहब अमृत राय से खूब खूब बतिया रहे थे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंधे पर अंगूछा रखे, खूब बतियावत रहा, मानो को अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर अमृत राय कैसे हंस हंस मुड़ी हिलावत रहा। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होत है। ठाकुर जब लो दोनों बतियात रहे तब तलुक कऊ वकील आए, बाकी साहब कऊ की ओर तनिक नहीं ताकन। मिश्र जी हम कहे दे थे तुम्हार मुकदमा उन्हीं की राय से चले, सुनत रहे हो कि नहीं। जब अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहन कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर सुना काहे नहीं, बाकी फिर का करी। मिश्र जी इतना तो हम कहे थे कि अस वकील प्रीथी भर में नाही। ठाकुर का बहस करत है, मानो जेवहा पर सरस्वती बैठी हुए, उनकर बराबरी करैया आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुदा ईसाई होई गवा, राण से ब्याह की हैसी। ठाकुर इतने तो बीच परा है, अगर उनका वकील कहे होइत तो बाजी बद के जीत जाइत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुएदाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, तिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सर रहा। जज साहब उनकी वक्तृता पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यों ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का ये बर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वो बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी ये चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते और ना ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे। इसलिए द्रोहियों ने अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भृगुदत्त का द्वार खटखटाया। उनसे कर जोड़कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महाउत्पात और घोर पाप हो रहा है, अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज अगर इस समय पूरा बल न लगाया गया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकाल कर बोले, आप लोग जौन हैं तौन घबराए मत, आप देखा करें कि भृगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धूनीमल महाराज कुछ ऐसा यतन कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। कई आदमी हाँ महाराज इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त यही चाहिए तो यही लेना, सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ तो कहिए कोई हलवाई लगा दिया जाए। राघव हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। हाँ जितनी अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त हंसकर हाँ हाँ अब स्मरण हुआ, मनुजी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुराकर महाराज चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी ये अपने गुरु से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त अब कि इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरियां खाई, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते
तो अभी शेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों ना हो पट्टे, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी, महाराज हमको आज्ञा दीजिए। आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का कम लगे, मुनीम जी से फरमा देना। मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दें। पंडित जी ने सिर कद्दू हिलाकर कहा, इसमें कोई खटका न समझिए। 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश न हो जाए तो नाम भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता दूं। सुनिए, तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करें तो आयु में 2 पहर की हानि होती है। अगर 100 आदमी पाठ करें तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हों तो हर दिन 5 वर्ष की आयु घटती है। सेठ जी, महाराज आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया। मस्त हो गया? दीनानाथ, कृपा सिंधु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी, एक बार बोलो, पंडित भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी एक साथ बोले, दुष्टों की छय छय। इस तरह कोलाहल मचाते हुए ये लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघव हलवाई पंडित जी के मकान पर आ डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 पहुंचा। और पूजा पाठ कौन करता है? सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाती थी, और दोपहर में भंग बूटी छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुदत्त का नाम सारे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुंध मचा रहा। ये सब कुछ हुआ, मगर बाबू अमृत राय का बाल भी बांका न हो सका। कहीं तो भृगुदत्त जैसे गुर्गों को चखौतिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृत राय के मकान की ओर दौड़ते थे कि देखें कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृत राय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के 11वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस भाग का शीर्षक था विरोधियों का विरोध।